हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज आपको स्टैटिक जी के एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके पेपर के लिए ज़रूरी हैं। तो पेपर ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है और आज आपको स्टैटिक जी के भी मिलेगी, यानी कि जिनका भी बाई ग्रुप का पेपर है या फिर नेवी का एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो सब मैं आज इस वीडियो के अंदर कर पाऊँगा। ठीक है, तो फाइनली तबीयत में सुधार है, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि आपकी इंग्लिश की सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया जाए। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है और इस वीडियो में कोई भी बातचीत नहीं होगा। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो में कवर हो जाएं। तो चलिएगा, वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिएगा अब देखिएगा आपके सामने पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और समझिएगा कि इसमें क्या गलती है, कहाँ पर हम इसे सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है कि द ओल्ड मैन वेंट टू द बर्न टू मिल्क द काउ विद अ केन। इस सेंटेंस को पूरे को पढ़िएगा और सेगमेंट में पढ़िएगा, जैसे ए पढ़ा फिर बी फिर सी, इस तरह से। तो पहले वाले पार्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि द ओल्ड मैन वेंट टू द बार्न। बार्न का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है खेत खलियान, अरे ऐसे समझो जैसे भैंस पोए एक कमरे में बांध देते हैं, उनका एक अलग जो है कमरा बना देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो ईंट पत्थरों का होता है, कभी कभी जो है फूस का होता है। तो ये सब जहाँ पर पशुओं को जो है वो रखा जाता है। ठीक है, वो बोल रहा है कि द ओल्ड मैन वेंट टू द बार्न, मतलब जो है वो एक बुजुर्ग आदमी था, वो झोपड़ी में गया। बार्न का मतलब ऐसे समझो झोपड़ी, कि ओल्ड मैन था, झोपड़ी में गया था, किस लिए बताओ? मिल्क द काउ, यानी कि गाय का दूध उस निकालना था, इसलिए बुजुर्ग आदमी झोपड़ी में गया था। आगे लिख रहा है विद अ केन, केन के साथ में, यानी कि एक केन थी, बड़ा पात्र था जिसमें उसे दूध दूध लेना था काट करके गाय का, और वो एक जो है बान में चला गया गाय का दूध काटने के लिए। तो यहाँ पर पूरे को पढ़ करके कहीं पर कोई समझ में कुछ गलती या फिर कोई स्पेलिंग एरर वगैरह है तो देखिएगा, इसमें बिल्कुल स्पेलिंग एरर दिखाई दे रही है अलग ही। अब वो है कैन। देखिएगा, कैन ये वो वाला कैन नहीं है भाई। दूध अगर तुम काढ़ोगे, एक पात्र होता है, एक बर्तन होता है कैन, उसकी स्पेलिंग अलग होती है और उसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है CAN। कैन, कैन माने होता है डब्बा। वो कैन नॉट कुड नॉट वो अलग है, नहीं स्पेलिंग तो वो भी सेम है और ये भी एक ही है। तो CAN कैन का मतलब होता है डब्बा। ठीक है, तो ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत था। बाकी ये जो दे रखी है इसका मतलब होता है डंडा होता है, बैंत होता है। ये केन, केन माने क्या होता है बताओ? हरिकेन, वही होता है डंडा। ठीक है, तो ये स्पेलिंग यहाँ पर जो है वो एरर था। अब देखिएगा बी वाले पार्ट को पढ़िएगा। एवरीबडी बट राम हैज़ पेड देयर ड्यूज़, यानी सभी लोगों ने, लेकिन राम ने जो है अपने ड्यूज़ को जो है वो पे किया है। यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है क्या? कोई गलती नज़र आ रही है क्या? देखिएगा, सबसे पहले आप जो सेंटेंस का सब्जेक्ट वाला पार्ट है इसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें बट से जोड़ रखी हैं, और वो क्या है? एक तो है एवरीबडी और एक है राम। एक तो है एवरीबडी और एक है राम। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि दो चीज़ें, इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वर्ब लगाई जाती है। तो जब भी कभी सब्जेक्ट में जब बट से दो नाउन को जोड़ा जाता है तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एवरीबडी एक सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। राइट, ये तो एकदम सही रूल है, सिंगुलर वर्ब ही दे रखी है। अब जब सिंगुलर वर्ब है तो इसका मतलब इसके बारे में जब बात कही गई होगी आगे, तो जो भी पजेसिव आया होगा वो भी सिंगुलर ही आया होगा। तो एवरीबडी के अकॉर्डिंग जो पजेसिव लगाया जाता है वो देयर नहीं लगाते, वहाँ पर हिज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? देयर नहीं लगाते, वहाँ पर क्या लगाते हैं? हिज लगाते हैं। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि एवरीबडी बट राम हैज़ पेड हिज ड्यूज। क्लियर है? तो यहाँ पर याद रखना, देयर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बताओ? यहाँ पर हिज आएगा। और हिज क्यों आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट में एवरीबडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पजेसिव लगाएंगे, क्योंकि एवरीबडी के अकॉर्डिंग वर्ब आई है तो आगे भी पजेसिव उसी के बारे में कहा गया है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि एवरीबडी की इस वजह से जो है हम यहाँ पर पजेसिव लगाएंगे हिज। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं कि आई सॉ अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट, यानी मैंने पिछली रात बुरा स्वप्न देखता। तो यहाँ पर क्या कोई गलती है क्या? देखिएगा, लास्ट नाइट आ रहा है मतलब पास्ट इंडेफिनिट चलेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट ही दे रखा है आई सॉ।
अ बैड ड्रीम, ये भी ठीक है, तो मतलब नो एरर है, इसमें कोई भी गलती इसमें नहीं है। आगे देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना। विल यू प्लीज टेल मी द रीज़न ऑफ एन अर्थक्वेक, क्या आप कृपया मुझे अर्थक्वेक के जो रीज़न है वो बता पाएंगे कि अर्थक्वेक क्यों आया। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, प्यार से, कि यहाँ पर ये देखो लिख रहा है विल यू प्लीज़ लिख रहा है ना, इसमें से ये जो प्लीज़ है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर स्टार्टिंग में विल यू आ जाए या वुड यू आ जाए तो ये इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने बोला यहाँ पर प्लीज़ नहीं आएगा, ऐसा क्यों नहीं आएगा, पहले आप ये समझिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। देखिएगा होता क्या है कि जब भी कभी सेंटेंस की शुरुआत में विल यू आ जाए या वुड यू आ जाए, तो बेसिकली ये भी तो एक रिक्वेस्ट को ही बताता है ना। जब रिक्वेस्ट को बताता है, क्योंकि विल यू या वुड यू आपने देखा होगा अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो अपने आप में भी एक ये रिक्वेस्ट को शो करता है, और इसके साथ जब ये रिक्वेस्ट को ही बताता है तो जाहिर है प्लीज़ या काइंडली का उपयोग नहीं करते हैं इसके बाद में। तो इसलिए प्लीज़ या काइंडली कुछ भी हो तो उसे हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि विल यू कहो या वुड यू कहो ये भी एक रिक्वेस्ट को ही शो करता है। तो यार दो बार लगातार रिक्वेस्ट तो नहीं आ सकता, मतलब विल यू का मतलब ही प्लीज़ होता है, तो दो बार प्लीज़ प्लीज़ लिख देंगे तो वो तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं इस प्लीज़ को हटा दूंगा। आगे देखिएगा, आई ओ मच टू यू। अच्छा, ओ का मतलब क्या होता है। ओ का मतलब होता है कृतज्ञ होना, किसी का एहसान बंद होना, तो आभारी हो ना। आई ओ मच टू यू यानी मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ। आई ओ मच टू यू ऑन आवर सक्सेस, तो ऑन आवर सक्सेस ऑन नहीं आएगा, फॉर आवर सक्सेस आएगा। यानी कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कृतज्ञ हूँ, बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आपने मेरे ऊपर आभार किया, उसलिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। फॉर आवर सक्सेस, हमारी सफलता के लिए मैं आपका बहुत बड़ा, यानी हम अपनी सफलता के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं, ये वो ये कहना चाहता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आई ओ इसके साथ तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चलेगा, जब इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट आएगा तो उसमें और नहीं, उसके लिए फॉर लगाते हैं, क्योंकि आप जो कृतज्ञ हैं वो किस चीज़ के लिए हैं। तो याद रखना, जब आगे पहले एक ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद जब दूसरा ऑब्जेक्ट बताता है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट में उस चीज़ का विवरण होता है कि आप किस लिए कृतज्ञ हैं। तो के लिए सेंस होता है तो वहाँ पर आप फॉर लगाते हैं, ना कि ऑन। तो ऑन को हटा करके वहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? याद क्लियर हो रहा होगा। देखो मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी। आगे देखो खाली जगह आ गई हैं। दे डैश पार्क देयर कार देयर, इट्स माई गार्डन। वो ये कह रहा है, देखो अच्छा सभी के सभी नेगेटिव है, एक चीज़ देखो, वो ये कह रहा है कि दे कैन नॉट पार्क देयर कार देयर, यानी वो अपनी कार को वहाँ पर खड़ी नहीं कर सकते। इट्स माई गार्डन, भाई वो मेरा गार्डन है, जहाँ तुम गाड़ी खड़ी करना चाहते हो वहाँ पर आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो मेरा गार्डन है। तो यहाँ पर जब भी कभी इसमें पहली बात तो कैन नॉट आएगा, और कैन नॉट आएगा इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि जहाँ पर भी नेगेटिव बात कही गई हो और वो भी एकदम बाध्यता नज़र आ रही है कि तुम खड़ा नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरा गार्डन है। कोई पार्किंग थोड़ी है जो आओ गाड़ी को खड़ी करके चले जाओ, वो पार्किंग है, समझ में वो। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि दे कैन नॉट पार्क देयर कार, वो अपनी गाड़ी को खड़ी नहीं कर सकते, तो कैन नॉट वाला ज़्यादा सूटेबल होता है। तो जब भी कभी नकारात्मक बाध्यता अगर दर्शाई गई हो तो वहाँ पर कैन नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं सातवां, और सातवां क्या है, ये बड़ा ही अच्छा है, तो ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं है, लग ऐसा रहा है कितना बड़ा है, कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो हम इसको देख लेते हैं। आगे देखो खाली जगह से पहले क्या है उसको पढ़ लो, और ये बाकी जो लिखा है उसे छोड़ दो, इससे में कोई मतलब नहीं। अ टीम ऑफ 3 साइंटिस्ट, यानी तीन वैज्ञानिकों की एक टीम है। मैंने क्या बोला, खाली जगह से पहले ये जो सब्जेक्ट है कंपाउंड है, और कंपाउंड यदि सब्जेक्ट आता है तो इस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कोई प्रेपोजिशन दी हुई होती है, और उस प्रेपोजिशन से जो पहले वाला पार्ट होता है उस पार्ट पर ही डिपेंडेड होती है इसकी वर्ब। तो यहाँ पर देखो टीम लिखा रहा है, अ टीम एक सिंगुलर है, तो यहाँ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो वर्ब सिंगुलर बताओ कौन सी है इसमें, जल्दी बताओ। इज वाला नहीं हो सकता, हेड वाला नहीं हो सकता, हैज़ डेवलप्ड और हैज़ डेवलप्ड, ठीक है। ये जो दोनों ऑप्शन एक ही हैं तो दोनों कर सकते हो आप, क्योंकि वो सेम चीज़ लिखी हुई है। आगे देखिएगा, द मदर वॉज एंक्सियस डैश द सेफ्टी ऑफ हर सन, यानी मम्मी जो है वो अपने बेटे की सेफ्टी को लेकर के
या सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। एंग्सियस है मतलब चिंतित है कि बेटे को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना एंग्सियस के साथ में या तो फॉर चलता है या अबाउट चलता है। तो या तो फॉर लगा सकते हैं या अबाउट लगा सकते हैं, क्योंकि माँ जो चिंतित है वो किसके लिए है? अपने बेटे की सेफ्टी के लिए। अंडरस्टैंड है, तो अबाउट आ जाएगा। किसी के बारे में चिंतित किए हो सकता है कोई व्यक्ति, या किसी के लिए तो हम कह सकते हैं फॉर या अबाउट। तो यहाँ पर देखो अबाउट दे रखा है ना कि फॉर, तो हम अबाउट वाला ऑप्शन है वो जो क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ जाएगा। थोड़ा बोलने में परेशानी हो रहा है, आप ट्राई करिएगा। गला एकदम चौक हो चुका है। दे विल हैव टू कैच द मॉर्निंग फ्लाइट। दे विल हैव टू कैच द मॉर्निंग फ्लाइट। उन्हें सुबह की मॉर्निंग की फ़्लाइट है, उन्हें उसको जो है उसे पकड़ना है। सो यू डैश गेट रेडी। इसलिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो ये करा है कि भैया सुबह की मॉर्निंग की जो फ्लाइट है तुमको पकड़नी पड़ेगी। सो इसलिए यू मस्ट गेट रेडी, इसलिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मस्ट एकदम सही है। अब आप कहेंगे सर जी अदर ऑप्शन है वो क्यों नहीं किया आपने, मस्ट ही क्यों किया? जवाब बताता हूँ। जब भी कभी फ्यूचर की कभी नेसेसिटी आ रही हो, यानी कि भविष्य की अगर कोई बाध्यता आ रही हो, बहुत ज़रूरी है फ्यूचर में कोई भी काम जो बहुत ज़रूरी है, उसे उसे शो करने के लिए मस्ट ही इस्तेमाल करते हैं चाहिए के सेंस में। तो वो बता रहा है कि मॉर्निंग फ्लाइट है, अगली सुबह की मॉर्निंग फ्लाइट है, तुम्हें पकड़नी ही पकड़नी है, तो इसलिए तुम्हें तैयार होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ मस्ट, क्योंकि फ्यूचर की बाध्यता को, नेसेसिटी को दर्शा रहा है वो। तो वहाँ पर हम मस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिनोनियम आ गए। तो सिनोनियम आ गए तो चलो सिनोनियम पे बढ़ जाते हैं। बड़ी अच्छी स्पेलिंग्स हैं तो इन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वोकैब है सबको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि आप सब इन वोकैब को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कहीं से भी कोई मिस नहीं हो सकता, आपके पेपर में इनसे बाहर नहीं जाएगा, कोई भी वोकैब नहीं जाएगा। लिखा हुआ चेरिस। चेरिस का मतलब क्या होता है पता है? चेरिस का मतलब होता है प्यार करना, किसी व्यक्ति को प्यार करना, लव करना। तो सिनोनियम आपको बताना है तो मैं बोल सकता हूँ चेरिस का मतलब क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। अच्छा, बाकी बचे हुए एडमायर। एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। एक है इसमें फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। तो सब हो गए, तो वास्तविक आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे देखो विजिलेंट, बारे में बड़ा ही अच्छा है। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? विजिलेंट का मतलब होता है एकदम सावधान, सतर्क, यानी वॉचफुल। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ? वॉचफुल हो जाएगा। विजिलेंट का सिनोनिम क्या होता है? वॉचफुल होता है। एक है विगरस, ए वाला जो है वो विगरस लिखा हुआ है, विगरस एक्सरसाइज होता है। विगरस का मतलब क्या होता है? एक तरह से फुर्तीला, जोशीला, वो होता है विगरस। एक है अवेक। अवेक का मतलब होता है वही जागना। एक है कॉन्सियस। कॉन्सियस का मतलब होता है सचेत। ठीक है, वो व्यक्ति बहुत कॉन्सियस, हेल्थ कॉन्शियस है, सचेत रहता है, तो कॉन्शियस वो अलग है। एक है टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक, कायर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बताओ? इसका हो जाएगा कावर्डली। क्या हो जाएगा? कावर्डली इज द राइट आंसर। इसके बाद है ब्रेव, मतलब बहादुर होता है। ट्रेम्बलिंग क्या होता है? ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। एक है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर, तो सी वाला इसका राइट है। एक है स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है अपमानित करना, किसी की बेइज्जती कर देना, यानी डीफेम करना। तो इसका जो सिनोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ? डीफेम हो जाएगा। एक है डिफेंड। डिफेंडर होता है, डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना, बचाव करना। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। वॉन्डर का मतलब होता है भटकना। ठीक है, तो चारों क्लियर हो जाएंगे, आप भी याद कर लो इन्हें। इनफ्लैमेबल। इनफ्लैमेबल का मतलब होता है फ्लैमेबल, मतलब ज्वलनशील, फ्लैमेबल थिंग्स होती हैं। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? इनफ्लैमेबल का हो जाएगा फ्लैमेबल। बाकी है इसमें इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल का मतलब होता है अग्निरोधक। इनकम्बस्टिबल क्लॉथ्स होते हैं जिनमें आग नहीं लगती। और एक है नॉन इनफ्लैमेबल कहो या नॉन इनफ्लैमेबल, समझ में आ गया? नॉन फ्लैमेबल कहो चाहे नॉन इनफ्लैमेबल कहो, बात एक ही है, जो अज्वलनशील, जिसमें आग नहीं लगती है। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो इसका फाइनली जो सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लैमेबल। ठीक है, तो इनफ्लैमेबल का जो सिनोनियम हो जाएगा वो फ्लैमेबल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा 16 से 20 तक आपको बताना है उल्टा, उल्टे आपको बताना है, अपोजिट बताना है। फिक्टिशियस, देखो भैया फिक्टिशियस का मतलब है फिक्टिशियस करेंसी होती है, फिक्टिशियस नोट्स होते हैं पैसे के, वही मतलब ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपी कर ली एकदम जाली बनावटी, वो होता है फिक्टिशियस। इसका उल्टा क्या होता है? रियल। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? इसका उल्टा हो जाएगा रियल। एक है इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव का मतलब होता है काल्पनिक, प्योर का मतलब शुद्ध, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। ठीक है, तो फाइनली सी वाला है। मॉर्बिड, मॉर्बिड का मतलब होता है रोगी, अस्वस्थ, उल्टा हो जाएगा हेल्दी। तो हेल्दी, पहले तो हेल्दी वाले को क्लिक कर लो, उसके बाद हम एक्स्ट्रा बात करेंगे। तो ए वाला। बाकी क्लेवर मतलब चतुर, सिकली, सिक, सिक तो पता होगा बीमार से रिलेटेड है, मतलब कमज़ोर। एक है अपराइट, अपराइट का मतलब होता है सीधा खड़ा। आगे बढ़ जाओ। एक है पॉवर्टी, पॉवर्टी का उल्टा पूछा है, बताइए आप अगर आपको याद है तो। पॉवर्टी का उल्टा होता है एफ्लुएंस। क्या होता है? एफ्लुएंस। भाई पॉवर्टी का मतलब वही गरीबी, दरिद्रता, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अफ्लुएंस। तो एफ्लुएंस का मतलब वही पैसे वैसे से रिलेटेड है, बहुत पैसा है। ठीक है, समृद्धि है, एफ्लुएंस बोलते हैं इस। और देखो अलग अलग और भी हैं, तो अफ्लुएंस इस पे पहले टिक कर लो, इसका उल्टा। एक है डिफिशियंसी, तो डिफिशियंस का मतलब होता है डिफिशियंसी, वाटर की कमी होती है, कमी। सोबरनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। एक है एरिडिटी, सॉरी, एरिडिटी का मतलब क्या होता है? सूखापन। जैसे ज़मीन होती है, पानी नहीं पड़ता है, बारिश नहीं पड़ती, तो ज़मीन में क्या हो, दरारें पड़ जाती हैं, सूखापन आ जाता है। आगे देखो, आपसे अगर मैं पूछूं कि गुड़ का उल्टा क्या होगा, तो ये आपके साथ एकदम नाइंसाफ़ी हो जाएगी। आपको सबको पता होगा कि गुड़ का उल्टा होता है बैड। ठीक है, ये तो लॉलीपॉप है, अच्छी बात है। अगर आपसे पूछा जाता कि चलो बाकी और बढ़ जाओ। डिजायरस, डिजायरस का मतलब होता है डिज़ायरफुल, इच्छुक। एक है ट्रीवियल, ट्रीवियल का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण नहीं हो। एक और है रोमांटिक, वही शायराना। तो सब कुछ याद हो जाएगा। ऑडिबल, ऑडिबल मतलब ऑडी से, ऑडियो से संबंधित है, जो सुनने योग्य हो उसे बोलते हैं ऑडिबल साउंड। उल्टा हो जाएगा फेंट, फेंट का मतलब क्या होता है बताओ? धीमा, धीमी आवाज़ आ रही है, सुन नहीं पा रहे हो, फेंट है। अटेंटिव का मतलब ध्यान रखने वाला। ऑस्पियस का मतलब होता है शुभ, ऑस्पियस टाइम होता है, मुहूर्त होता है। एक है इन एनिमेट, इन एनिमेट का मतलब होता है जीवन रहित, तो वो जाएगा। इन सबको याद कर लेंगे आप। बाकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, इनको आपको याद कर लेना है। आपके सामने एक सवाल रखा गया है, और वो सवाल ये है कि द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एक आँख है और वो बार बार झपकी ले रही है, मतलब इसका सिनोनिम होता है, इसका मतलब होता है वेरी क्विकली, पलक झपकते ही, है ना, फायर कर दिया। तो वेरी क्विकली मतलब आपका सी वाला इसका मतलब होता है। आके देखो गिव ऑफ, द फायर गेव ऑफ अ डेंस स्मोक, मतलब आग ने डेंस स्मोक छोड़ा, मतलब वही छोड़ना या धुआं निकलना, उसे बोलते हैं इमिट। तो इमिट इसका राइट है। तो गिव ऑफ का मतलब होता है छोड़ना या देना। ठीक है, छोड़ना या निकालना, वही इमिट होता है, तो गिव ऑफ होता है वो। आगे बढ़ जाओ। नेवर टर्न डाउन द हम्बल रिक्वेस्ट ऑफ अ पुअर मैन, मतलब एक गरीब व्यक्ति से हम्बल रिक्वेस्ट है कि नेवर टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रद्द करना, रिजेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? रिजेक्ट इसका टर्न डाउन का मतलब होता है। एक है ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प कार्ड का मतलब होता है वेपन। कहते हैं द थ्रेट टू रिजाइन वॉज इज ट्रम्प कार्ड, मतलब उसने कहा कि भाई मैं इस नौकरी को त्याग पत्र दे दूंगा, ये उसकी धमकी थी, और ये इसका ट्रम्प कार्ड था कि जैसे ही मैं धमकी दूंगा तो मेरे रिज़ाइन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और सभी लोग मुझसे डरेंगे कि, तो वो हो जाएगा। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट होना, ट्रम्प कार्ड का मतलब होता है वेपन। कोई कहते ना तुरुप का इक्का है भाई ये, तो वेपन इसका मीनिंग हो जाएगा। एक है इसमें पोटा स्पोक इन माई व्हील, मतलब मेरी व्हील है ना, मेरी साइकिल का जो व्हील है उसमें उसने स्पोक डाल दी, उसमें तीली डाल दी उसने। अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की जा रही है। तो इसका मतलब होता है रास्ते का रोड़ा बनना,
मतलब प्रिवेंट मी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ माई प्लान। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इसका जो सी वाला है वो एकदम सही है कि प्रिवेंट मी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ माई प्लान। तो पुट ए स्पोक इन माई व्हील का मतलब होता है कि आप जायज़ है एक साइकिल का पहिया और उसमें आप तीली बीच में साइकिल में फंसा रहे हो, न तो आगे बढ़ेगी न पीछे बढ़ेगी, जायज़ है उसने प्रिवेंट कर दिया, मना कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं। ये लिखा है शी फेल्ड टू रीच द टारगेट, वो टारगेट तक नहीं पहुंच सकी, वो फेल हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हर बेस्ट एफर्ट, यानी बहुत अपने अच्छे प्रयासों के बावजूद भी वो टारगेट को नहीं पहुंच सकी। तो इसका मतलब है के बावजूद, और के बावजूद जहाँ पर मीनिंग आता है, सेंस आता है, तो वहाँ पर उसका मतलब होता है डिस्पाइट। तो यहाँ पर जो है वो डिस्पाइट एकदम सही है। बाकी है इरेस्पेक्टिव ऑफ, इसका मतलब होता है बिना किसी बात से प्रभावित हुए अपनी बात को आगे रखना। एक है रिगार्डलेस ऑफ, किसी की परवाह नहीं किए हुए बगैर, वॉटेवर, जो कुछ भी। तो फाइनली इसका जो डिस्पाइट है वो एकदम सही है। आगे देखो, द लेस आई सी हिम द मच आई लाइक हिम, जितना कम मैं उसे देखता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं उसे पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर याद रखना द लेस के साथ में एक जोड़ा चलता है, द मोर का, केस का द लेस के साथ में जोड़ा चलता है जब दो सेंटेंस एक तुलनात्मक रूप से इंक्रीज़ होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। तो वहाँ पर आप सबको पता होगा कि द आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और उसमें क्या होता है, लेस के साथ में जो तुलनात्मक रूप से डिग्री चलती है तो वो मोर चलती है। तो द लेस द मोर, द लेस द मोर, ठीक है। तो याद हो जाएगा, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो बी वाला राइट है। आई हैव नॉट गिवन एनी एग्जामिनेशन फॉर 2 years, यानी मैंने 2 साल तक, मतलब मैंने 2 साल से जो है कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। अब देखो, कभी आप पेपर देते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो गिव नहीं करते, उसे टेक करते हैं, टेकन करते हैं। तो याद रखना हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए टेक का थर्ड फॉर्म टेकन लगाया है। तो आई हैव नॉट टेकन एनी एग्जामिनेशन, मैंने कोई भी एग्ज़ाम 2 साल तक, भाई मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया फॉर 2 years, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन की जगह टेकन आना चाहिए। आगे देखिएगा, दे आर एट मीटिंग अप स्टेयर, दे आर एट मीटिंग अप स्टेयर, क्या अप स्टेयर सही लिखा हुआ है क्या बताओ? नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अप स्टेयर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अप स्टेयर्स होना चाहिए, क्योंकि अप स्टेयर तो गलत है ना सर जी, ठीक है। तो यहाँ पर अप स्टेयर्स होना चाहिए, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, अप स्टेयर्स होता है। ये 30 है और 30 मैं चाहूँगा आप सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर दें। लेट अस डैश इन द गार्डन, इन चारों में से क्या आएगा? गलत मत करना, ये मैंने जानबूझकर के आपके लिए छोड़ा है ताकि सभी विद्यार्थी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करके अपने आंसर तक पहुँचें और राइट आंसर को पकड़ के कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं क्या इसका राइट होगा। अब देखिए, 1 वर्ड है, कुछ जल्दी से इनको भी ख़त्म कर लेते हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं। ईजली ट्रिक्ड टू बी फूल, कोई भी व्यक्ति उसे बहुत जल्दी, कोई भी व्यक्ति बेवकूफ़ बना के चला जाता है, मूर्ख बना देता है, बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना देता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जो बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाए, ठीक है। विश्वास करने वाला, बहुत जल्दी वही आसानी से मूर्ख बनाए जाने वाला, उसे बोलते हैं गुलीबल। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं गुलीबल। क्या बोलते हैं? अभी तो बाकी 3 स्पेलिंग और हैं, इनको भी देख लेना। इनोसेंट का मतलब क्या होता है? निर्दोष। इम्पल्सिव का मतलब होता है आवेग में, जोश में। नेव का मतलब होता है अनुभवहीन, सीधा सादा, उसे बोलते हैं नेव, मतलब एकदम नया है। तो फाइनली हो जाएगा, जिसे बहुत जल्दी बेवकूफ़ बनाया जा सके, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं गुलीबल, ठीक है सर जी। आगे, वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों का अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। यानी कि इसमें जो डी वाला है वो एकदम सही है, डी वाला है वो एकदम सही है, ऑर्निथोलॉजिस्ट। एक है नेचुरलिस्ट, तो नेचुरलिस्ट तो वही प्रकृति से संबंधित है, जो प्राकृतिक होता है, प्रकृतिवादी। एक है बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट मतलब जीव विज्ञान से संबंधित है। जूलॉजिस्ट प्राणी विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। अ पर्सन हु, देखो इन सबको पढ़ते जाओ। अ पर्सन हु रेडली चेंजेज हिज पार्टी और प्रिंसिपल्स, ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी अपनी पार्टी को बदल देता है, अपने प्रिंसिपल्स को बदल लेता है, जैसी पार्टी वैसा रूप रख लिया।
तो उस व्यक्ति को बोलते हैं जायज़ है अपने कोट को क्या करता है, बदलता रहता है, वो टर्न कोट है। मतलब भगौड़ा आदमी बोल सकता हूँ इसे, बहुत जल्दी अपनी पार्टी को चेंज कर लेता है, अपने रूप को बदल देता है। ठीक है, जैसी पार्टी आई वैसे ही बन जाता है, तो उसे बोलते हैं टर्न कोट। ठीक है, तो बी, इसका जो बी वाला है वो एकदम सही है, टर्न कोट होता है। एस्केप गोट का मतलब होता है, एस्केप गोट मतलब वही बली का बकरा जिसे बोलते हैं, एस्केप गोट। एक है इसमें इमिग्रांट। इमिग्रांट का मतलब होता है अप्रवासी, यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में चला गया हो रहने के लिए। एक और देख, एक बड़ी अच्छी स्पेलिंग है इसमें, मर्सनरी। क्या है ये, मर्सनरी, ऐसा व्यक्ति जो पैसे कमाने बस उसी में विश्वास रखता हो कि भाई हर जगह कोई भी काम करे उससे पैसा आना चाहिए, तो उसे बोलते हैं मर्सनरी। कहते हैं ना तू तो यार मर्सनरी है, मतलब मशीनरी है एकदम, पैसा पैसा आना चाहिए तेरे लिए। तो मर्सनरी बोलते हैं जो पैसे कमाने से ज़्यादा ध्यान रखता हो। तो फाइनली इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्न कोट। चलो आगे बढ़ जाओ। दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड, क्या आप बता सकते हैं इसका क्या मतलब हो सकता है? जिसे समझा नहीं जा सकता उसे बोलते हैं ये क्या है, इम्परसेप्टेबल। क्या बोलते हैं इसे, इम्परसेप्टेबल, जिसे समझा नहीं जा सकता। एनोनमस, गुमनाम, बेनाम। इंटेलिजिबल, इनटेलिजिबल, वही समझने योग्य। एलिजिबल, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो फाइनली इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात 35, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और एंसेस्टर्स, यानी पूर्वजों से संबंधित है। कोई प्रॉपर्टी मिल गई है पिताजी की डेथ हो गई, उसके बाद प्रॉपर्टी बेटे को मिल गई है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं पैट्रीमनी। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं पैट्रीमनी। याद कर लो इसे, पैट्रीमनी होता है। एक है पेंशन। पेंशन क्या होता है सर? बोलने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पेंशन का मतलब वही जो जैसे नौकरी के बाद में जो आपको मिलती है, वो मतलब छुट्टी प्राप्त करने के बाद में जो प्राप्त होने वाली कोई राशि होती है ना, उसे पेंशन बोलते हैं। एलिमनी का मतलब होता है तलाकशुदा पत्नी को दी जाने वाली राशि। तलाक हो गया उसके बाद लेडीज़ को पैसा मिलता है। एक है लिगेसी। लिगेसी का मतलब होता है विरासत। तो फाइनली मैंने बोला था पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को पैट्रीमनी बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, और ये काफ़ी अच्छे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है और इसमें से आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, आप आराम से वीडियो को रोको और उसके बाद सोचो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बट ये गलत नहीं करना है आपको। इंटेरोगेट, इंटेरोगेट का स्पेलिंग आपको बताना है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है वही पूछना, तो राइट हो जाएगा INTERROGATE, इंटेरोगेट, मतलब ए वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद एम्बैरेसमेंट, तो एम्बैरेसमेंट आपको पता होना चाहिए, वही अपमान। तो एम्बैरेसमेंट, EMBARRASSMENT, एम्बैरेसमेंट, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ जाते हैं, कंटेम्प्रेरी। तो कंटेम्प्रेरी तो सबको पता होगा, मतलब वही एक समय का समकालीन उसे बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। CONTEMPORARY, किधर है, ए वाला राइट है, कंटेम्प्रेरी। आगे बढ़ जाइएगा 39, फैसिनेशन। तो फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षक। तो फैसिनेशन FASCINATION, मतलब जो सी वाला है FASCINATION, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। एम्बेसडर, तो एम्बेसडर ऑफ अमेरिका, एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो एम्बेसडर मतलब वही राजदूत, AMBASSADOR, तो एम्बेसडर होता है राजदूत। तो ये हो जाएगा आपका डी वाला। और इसकी ये पूरा PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको स्टैटिक जीके वाला दिखा देता हूँ। कल अगर आप कहेंगे तो मैं स्टैटिक जीके भी जो मैं अच्छे क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट करके आपको मैं कल पहुँचा दूँगा। यदि आप बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के आपको दे दूँगा, आप एक बार देख लीजिए। ये मैंने कल PDF क्रिएट की थी। ठीक है, तो बाकी ये है, जैसे सपोज़ करिएगा मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं,
जो मुझे लगे कि हाँ, मुझे इन सबको आपके सामने डिस्कस करना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? उसे सांगपो के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, जैसे अरुणाचल में क्या बोलते हैं? दिहांग। तो ये क्वेश्चन बना था कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में इस नदी को बोलते हैं जमुना के नाम से। बिहार की जो शोक है, जिस नदी को बोलते हैं, उसे कोशी का नाम से जानते हैं। नेशनल वाटरवे प्रयागराज से हल्दिया तक है। क्या आपको पता है नेशनल वाटरवे जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? ये आपके लिए सवाल है। नेशनल वाटरवे टू धुबरी से सादिया के बीच में, और ये किस नदी पर बना हुआ है? ये आपके लिए है। एक है चिंतारा झील, ये बहराइच उत्तर प्रदेश के अंदर आती है। कीथम झील आगरा के अंदर, आप सबको पता होगा कीथम झील मथुरा के पास में। चलेगा, बाकी इस तरह से मैंने ये क्रिएट की है पीडीएफ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। तो बाकी अगर आप कहेंगे तो इस पीडीएफ में जो भी रहेगा वो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। चलेगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इन्फॉर्म करें। क्लासेस स्टार्ट हैं, रेगुलर आप टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं, एग्ज़ाम तक अपनी नॉलेज को और शार्प करें। थैंक यू।